हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में हम देखेंगे 13 जनवरी 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, राज्य समाचार के बारे में, रक्षा समाचारों के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, खेल समाचारों के बारे में, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, नियुक्तियां और इस्तीफे समाचारों के बारे में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार। लेकिन शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो पहले हमारे सामने है अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत के जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, यानी कि EAM, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, 20 जनवरी 2025 को निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उद्घाटन का एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। जयशंकर की यात्रा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर को भी चिन्हित करती है, जो भारत और अमेरिका के बीच निरंतर जुड़ाव को उजागर करती है। दोनों देश अपने साझेदारी को मजबूत करने के रास्ते तलाश रहे हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो याद रखिएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दोबारा से यूएसए के या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इससे पहले जब वो राष्ट्रपति थे, उसके बाद चुनाव के दौरान वो जो बाइडेन से हार गए थे और अब दोबारा से वो चुनाव में जीत गए हैं। तो अब वो 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करें। ठीक है, ट्रंप जो है वो मुख्यतः जाने जाते हैं अपनी सख्त कार्रवाइयों के लिए और भारत के प्रति उनका जो समर्थन है चाइना को लेके उस चीज के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ है कि ट्रंप जब जीत के बाद अपना शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने जा रहे हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पे, तो वहां पे भारत ने अपने विदेश मंत्री यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर सर को यहाँ पे भेजा है अमेरिका में, ताकि वो भारत की तरफ से वहां पे प्रस्तुत हो सकें और भारत का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे EAM लिखा हुआ है। भारत में फॉरेन मिनिस्टर नाम की कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि उस पोस्ट का जो नाम है वो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो इस चीज को याद रखिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर मालुकू इंडोनेशिया में माउंट ईबू फटा। माउंट ईबू, जो कि उत्तर मालुकू इंडोनेशिया में स्थित है, 11 जनवरी 2025 को फटा। विस्फोट ने राख के बादलों को 4000 मीटर ऊंचाई तक भेजा और अपने गड्ढे से 2 किलोमीटर तक चमकती हुई लावा निकाली। अधिकारियों ने जनता के लिए चेतावनियां जारी की हैं और सुरक्षा उपाय को भी लागू किया है।
यह घटना ज्वालामुखी क्षेत्रों में निरंतर निगरानी और आपदा तैयारी की आवश्यकताओं को रेखांकित करती। तो ये देखिए, अगर हम बात करें उत्तर मालुकू की, तो उत्तर मालुकू एक जगह है इंडोनेशिया देश में, जहां पे की एक ज्वालामुखी था जिसका नाम था माउंट ईबू। 11 जनवरी 2025 वो तारीख है जिस दिन माउंट ईबू जो है वो फट गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस पिक्चर में दिखाई भी देगा। तो ये माउंट ईबू है। तो जब ये फटा, तो फटने की वजह से जो राख के बादल थे, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये लगभग लगभग 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में उठ गए। वहीं पे जो गर्म लावा था, वो लगभग लगभग 2 किलोमीटर के दायरे तक फैल गया। ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे घर देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि माउंट ईबू के आसपास बसावट का क्षेत्र यानी लोग रहते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो इंडोनेशिया के स्थानीय अधिकारी हैं, उन सभी ने जनता के लिए चेतावनियां जारी की हैं ज्वालामुखी के विस्फोटन के बाद, और साथ ही साथ जो जरूरात्मक सुरक्षा उपाय हैं वो भी लागू किए जाए। और इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि जो ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं वहां पे निरंतर निगरानी की जरूरत है, क्योंकि ज्वालामुखी जो है वो कभी भी फट सकते हैं। उनका फटना विनाशकारी हो सकता है। इसी वजह से आपदा तैयारी के प्रबंधन भी हमेशा मजबूत रहने चाहिए ज्वालामुखी क्षेत्रों। ठीक है। आइए अब आगे प्रस्थान करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा समिति में शामिल हुआ। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बड़े डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में शामिल हो गया है। यह सदस्यता वैश्विक सांख्यिकीय ढांचों में देश के बढ़ते प्रभाव में एक महत्वपूर्ण कदम है। समिति इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि बिग डेटा और डेटा विज्ञान का उपयोग आधिकारिक आंकड़ों को सुधारने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक करना। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो कि कई देशों का एक समूह है और इसको वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो संयुक्त राष्ट्र की ही एक बड़े डेटा और डेटा विज्ञान पर एक विशेषज्ञ कमेटी है, जिसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति। इसी समिति का अब भारत जो है वो एक सदस्य बन गया है, में शामिल हो गया है। अब भारत इसकी सदस्यता के माध्यम से वैश्विक सांख्यिकीय ढांचों में अपने बढ़ते प्रभाव और महत्वपूर्णता को दर्शाना चाहता है। ठीक है। वहीं पे जो भारत के लक्ष्य थे सतत विकास को लेके, उन पे भी भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर कार्य करना चाहता है। इन्हीं कारणों से ये जो साझेदारी है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को संयुक्त राष्ट्र का साथ मिलने से वैश्विक सांख्यिकी और बिग डेटा पे पकड़ मिलती है। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र को भारत जैसा देश अपने सदस्य के तौर पे मिलता है, जो कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई एक डेटा इंडस्ट्री है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों बड़ी ताकतें आपस में साथ मिलकर कार्य करें, ताकि ना सिर्फ इनका निजी तौर पे विकास हो सके, बल्कि वैश्विक कल्याण में भी हमारे कदम जो हैं वो आगे बढ़ सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। पीयूष गोयल ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। मंच से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और वित्त पोषण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कदम भारत को स्थिरता में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। तो देखिए, पीयूष गोयल जो कि हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इन्होंने अभी हाल ही में क्या करा, नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान इन्होंने एक
भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। अब इसका मतलब क्या है कि जो भारत के क्षेत्र हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जहां पे हम ऊर्जा का संचारण करते हैं, ये कई तरह के उत्पादन करते हैं, तो वहां पे इस उत्पादन के दौरान हम ये सुनिश्चित करें कि जो भी ऊर्जा हमने संग्रहित करी है या उत्पादित करी है, वो सभी स्वच्छ तरीके से उपयोग में लाई गई हो, स्वच्छ तरीके से उनका निर्माण हुआ हो। इस पहल का जो उद्देश्य है वो हम सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए भी करते हैं। वहीं पे इसी क्षेत्र से या यूं कहें इसी मंच से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और वित्त पोषण को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद प्रकट की गई। आइए अब आगे चलते हैं। श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के लिए शताब्दी मान्यता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की। यह घोषणा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। नया केंद्र जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान, आपदा तैयारी और जलवायु सहनशीलता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य मौसम से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो हम बात करें इसके बारे में, तो श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, वहां पे मौसम विज्ञान केंद्र के लिए शताब्दी मान्यता दी गई। इसकी घोषणा किसने करी? इसकी घोषणा करी है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि जम्मू क्षेत्र में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना करना चाहते हैं। असल में जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, जिसे हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से भी पुकारते हैं, उसकी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक कदम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में, जो कि हिमालय क्षेत्रों में पड़ता है, वहां पे मौसम का पूर्वानुमान, वहां पे आने वाली कोई आपदा की पहल तैयारी और जलवायु की सहनशीलता के सुधार की दिशा में लाना यहाँ का एक महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य खबरों के बारे में। इन रोड परियोजना, भारत के उत्तर पूर्व में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता में सुधार। इन रोड भारतीय प्राकृतिक रबड़ संचालन सहायक विकास के लिए इस परियोजना को 100 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को बढ़ाना है। परियोजना रबर उत्पादकों के कौशल विकास और मॉडल बुनियादी ढांचे की स्थापना पर केंद्रित है। टायर उद्योग के प्रमुख खिलाड़ी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं, जो कृषि और विनिर्माण के बीच एक अनूठे सहयोग को दर्शाता है। तो देखिए, यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो भारत का जो उत्तर पूर्व का इलाका है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत की, वहां पे जो रबर है उसका उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, और भारत में जो आपका विनिर्माण का क्षेत्र है, वहां पे रबर की जो फैक्ट्रियां हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद। तो ऐसे में अगर भारत इस दिशा में कार्य करता है कि जो उत्पादन हम अपने देश में करते हैं रबर का, उसकी गुणवत्ता हम काफी हद तक बढ़ा दें, तो जो हमारे विनिर्माण के क्षेत्र हैं जहां पे रबर का इस्तेमाल होता है, वो भारत में ही पैदा हुई रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ उन्हें सस्ता मिलेगा, बल्कि अगर रबर की गुणवत्ता अच्छी है तो वैश्विक स्तर पर भी उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगा। वहीं पे जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो कि काफी लंबे समय से कई सारे विकास क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी अपनी आय बढ़ाने, समृद्ध होने और भारत की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तो इस चीज से, इस इन रोड परियोजना से जो टायर उद्योग के प्रमुख खिलाड़ी हैं वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें अब भारतीय रबर ही मिल सकती है जिसकी गुणवत्ता में उत्पादित किया गया हो। और वहीं पे जो भारत का कृषि क्षेत्र है, मुख्यतः उत्तर पूर्व क्षेत्र का कृषि क्षेत्र, वो भी आगे
बढ़ेगा। तो ये थी आपकी इन रोड परियोजना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुंभवाणी एफएम चैनल महाकुंभ 2025 के लॉन्च किया गया। 2025 में 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऑल इंडिया रेडियो के एक समर्पित एफएम चैनल कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज का उद्घाटन किया। चैनल का उद्देश्य उपस्थित लोगों के लिए महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने ऑनलाइन भाग लिया। चैनल महाकुंभ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि अभी भारत का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका जो शहर है प्रयागराज, जो कि संगम के लिए काफी जाना जाता है, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी तीनों आपस में मिलती है। वहां पे इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो महाकुंभ जो कि पृथ्वी पे इंसानों की आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी या फिर देवी तौर पे सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, सबसे बड़ा मिलाप होता है, वो अभी प्रयागराज में चल रहा है। उसी में शामिल हुए लोगों को जो देश विदेश से आए हैं, उनको उनका अनुभव और अच्छा करने के लिए कुंभवाणी एफएम चैनल लॉन्च किया गया है, जो कि उन्हें कुंभ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट देता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अडानी का छत्तीसगढ़ की वृद्धि के लिए 75,000 करोड़ का प्रोत्साहन। अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ के बड़े निवेश की घोषणा की है। निवेश का ध्यान राज्य के भीतर समूह की ऊर्जा और सीमेंट संचालन का विस्तार करने पर है। इस विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और कई रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अडानी की प्रतिबद्धता को क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक वृद्धि के प्रति रेखांकित करते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें इसके बारे में, छत्तीसगढ़ भारत का खनिजों के मामले में एक महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन काफी लंबे समय से आंतरिक हिस्सा और आप कह सकते हैं कि नक्सलवादी हरकतों की वजह से वो क्षेत्र काफी लंबे समय से विकास से वंचित है और वहां पे कई क्षेत्रों में जो विकास है वो रुका हुआ है। वहीं पे हम बात करें अडानी की, तो अडानी समूह जो है वो ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक है। तो अभी अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है, जो कि मुख्यतः ऊर्जा खनन और सीमेंट संचालनों के लिए की जाएगी, जो कि अडानी समूह का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी। इसी के साथ साथ जब अडानी समूह छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा, तो उससे कई सारे रोजगार भी जो हैं वो उत्पत्तित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है वो भी बढ़े। तो ये एक महत्वपूर्ण साझेदारी है अडानी के लिए, क्योंकि उन्हें व्यापार का एक अच्छा मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए क्योंकि उन्हें इतना बड़ा निवेशक मिल रहा है जो कि वहां के लोगों के लिए रोजगार पैदा करे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें रक्षा समाचारों के बारे में, तो डीआरडीओ का हिमकवच, ठंडे मौसम के सैन्य परिधान में प्रगति। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हिमकवच बहुस्तरीय वस्त्र प्रणाली का अनावरण किया है। यह प्रणाली अत्यधिक ठंडे परिस्थितियों में सैन्य कर्मियों की संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। नवचारी परिधान ने सफलतापूर्वक उपयोगकर्ता प्रशिक्षण को भी पूरे कर लिए हैं। यह +20 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यदि हम बात करें डीआरडीओ की, तो ये जो है भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, जो कि भारत के विकास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हथियारों से लेके कई और छोटी बड़ी चीजों का निर्माण करता है। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक इस तरह के वस्त्रों का संचालन लॉन्च किया है, जो कि हिम कवच के नाम से जाने जाते हैं। हिम कवच को इस तरीके से बनाया गया है कि ये बहुत ही बड़ी तापमान की एक श्रृंखला को झेल सके, जो कि +20 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर -60 डिग्री सेल्सियस तक भी सैनिकों को संचालन करने में मदद प्रदान करें। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी खबरों के बारे में। भारत ने 2024 में 30 गीगावाट हरित ऊर्जा के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। तो भारत ने 2024 में 30 गीगावाट की रिकॉर्ड नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की, नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार। यह 2023 में 13.75 गीगावाट से 113% की वृद्धि को दर्शाता है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ते रुझान को भी उजागर करता है। यह मील का पत्थर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य बना के रखा हो। भारत की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और एक स्थायी भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं स्मार्टफोन से लैपटॉप तक भारत की आईटी क्रांति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज की उन्नत लैपटॉप असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। यह नई सुविधा आईटी हार्डवेयर उत्पादन में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का प्रतीक है। भारत की मोबाइल निर्माण में सफलता को उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे लैपटॉप तक विस्तारित करने की पहल। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन 2.0 योजना के तहत पहलों के साथ भारत एक वैश्विक आईटी हार्डवेयर हब बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। तो देखिए, भारत ने क्या करा, स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक के निर्माण तक सभी से जुड़ी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन 2.0 योजना की शुरुआत कर दी है। यानी जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ही आपको सरकार से सब्सिडीज वगैरह मिलेंगी। इन सभी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो आईटी हार्डवेयर है वहां पे भारतीय उत्पाद को बढ़ाना, ताकि वैश्विक आईटी हार्डवेयर के बाजारों में भारत की पकड़ मजबूत हो सके। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे। भारत मौसम विज्ञान विभाग जो 1875 में स्थापित हुआ था, भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी के लिए समर्पित है, क्योंकि हम इसे अंग्रेजी में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी भी पुकारते हैं। तो यहाँ पे कृपया करके कंफ्यूज मत होइएगा, भौचक्कित मत होइएगा। 2025 में 15 जनवरी को अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए आईएमडी मौसम के पैटर्न को ट्रैक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। विभाग चक्रवात की चेतावनी जारी करता है और भूकंप को निगरानी करता है और वायुमंडलीय परिवर्तनों का अध्ययन करता है। आईयूसीएन ने पश्चिमी घाट को प्रमुख मीठे पानी की जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारत में पश्चिमी घाट को संकटग्रस्त मीठे पानी की प्रजातियों के लिए एक प्रमुख वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। यह पहचान आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा संचालित पहली बार बहुप्रजातीय वैश्विक मीठे पानी की जीव जंतु मूल्यांकन से आई है, जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट का अध्ययन यह बताता है कि विश्व भर में 1/4 मीठे पानी की प्रजातियां विलुप्ति के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं। पश्चिमी घाट मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक। तो देखिए, आईयूसीएन ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि जो भारत में मीठे पानी है वहां पे जो जैव विविधता थी वो लगातार घटती जा रही है, और इसका जो कहीं ना कहीं मुख्य प्रभाव है वो भारत के पश्चिमी घाटों की तरफ देखने को प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं खेल समाचारों की। श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 सीजन से पहले पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया। श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सत्र के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। घोषणा रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस के एक विशेष खंड के दौरान की गई थी। अय्यर अपने साथी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल और शशांक सिंह के साथ शो में दिखाई दिए। नियुक्ति में टीम में नई नेतृत्व और रणनीति आने की उम्मीद है।
आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिनों की खबरें। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक विकास, राष्ट्रीय एकता और युवा सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। भारत सरकार ने 1984 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन युवाओं को उनके आदर्शों का पालन करने और एक प्रगतिशील, एकजुट और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे बढ़ते हैं इस्तीफे और नियुक्तियों की खबरों के बारे में। बीसीसीआई ने देवजी सेकिया को सचिव और भाटिया को कोष अध्यक्ष चुना। देवजी सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में चुना गया है। वहीं पे परवतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष चुना गया है। बिना मुकाबले के चुनाव 12 जनवरी 2025 को बीसीसीआई की विशेष आम बैठक के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुए। यह विकास जय शाह और आशीष शेलार के अपने अपने पदों से इस्तीफा देने के बाद। इसी के साथ हमने इन घटनाओं को देख लिया है और इस लेक्चर को भी समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी या समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।